बेटा, भगवान से डर, इतनी बेरहमी मत कर। बुढ़िया की बातें सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। जग्गू, बिलवा, सामान बाहर फेंको। दोनों आदमी घर में घुस गए। चारपाई, बर्तन, अनाज की बोरी, सब कुछ घर से बाहर फेंक दिया गया। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा, आलू ले लो, मटर ले लो, टमाटर ले लो। ये आवाजें हर सुबह धनपुरा गांव की कच्ची गलियों में गूंजा करती थी। धनपुरा पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां मिट्टी की खुशबू थी, जहां लोग गरीब थे लेकिन दिल से अमीर। इसी गांव में रहता था हरिनाथ, करीब 40 साल का दुबला पतला किसान। चेहरे पर मेहनत की लकीरें, आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ और दिल में अपने परिवार के लिए बेहिसाब प्यार। हरिनाथ के साथ उसका छोटा सा परिवार रहता था। पत्नी सावित्री, 8 साल की बेटी गुड़िया और बूढ़ी माँ धनी देवी। हरिनाथ के पास एक ठीक ठाक खेत था। उसी खेत से उगा अनाज पूरे साल परिवार का पेट भर देता था। न ज्यादा बचत, न ज्यादा कर्ज, बस जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। एक सुबह हरिनाथ खेत में हल चला रहा था। सर्दियों की हल्की ठंड हवा में घुल चुकी थी, मिट्टी नम थी और फसल लहलहा रही थी। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज आई। पापा, पापा, जल्दी चलो। हरिनाथ घबराकर पीछे मुड़ा। क्या हुआ बेटी यार? दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, माँ बुला रही है। हरिनाथ का दिल धक से रह गया। वह हल छोड़कर बेटी का हाथ पकड़कर घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही जो नजारा हरिनाथ ने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ धनी देवी चारपाई पर पड़ी थी, सांस तेज चल रही थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। अजीब, पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से बोल भी ठीक से नहीं पा रही। हरिनाथ बिना कुछ सोचे माँ को उठाकर गांव के बाहर वाले अस्पताल की तरफ दौड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने धनी देवी को देखा, जांच की और फिर गंभीर आवाज में बोला, देखिए, आपकी माँ को एक पुरानी गंभीर बीमारी है। पूरी तरह ठीक होना मुश्किल है, लेकिन रोज दवाइयाँ चलेंगी तो थोड़ा आराम मिल सकता है। हरिनाथ की सांस अटक गई। डॉक्टर साहब, दवाइयों का खर्च कितना आएगा? महंगी दवाइयाँ हैं, हर महीने अच्छा खासा खर्च होगा। यह सुनते ही हरिनाथ के कानों में सन्नाटा गूंजने लगा। उस दिन के बाद हरिनाथ की जिंदगी बदल गई। माँ के इलाज के लिए उसने पहले अपनी थोड़ी जमीन बेची, फिर भी पैसे कम पड़े। मजबूरी में वह गांव के सबसे बड़े साहूकार सेठ भानु प्रताप के पास गया। भारी ब्याज पर कर्ज लिया। दिन गुजरते गए, दवाइयाँ चलती रहीं, लेकिन कर्ज बढ़ता गया। धीरे धीरे हरिनाथ की लगभग पूरी जमीन बिक गई। अब सिर्फ एक छोटा सा खेत बचा था, जो पेट भर अनाज भी मुश्किल से देता था। एक दिन सेठ भानु प्रताप ने हरिनाथ को बुलवाया। क्या रे हरिनाथ, कर्ज लिए हुए बहुत दिन हो गए, पैसे कब लौटाएगा? मालिक, मेरी हालत आप जानते हैं। जैसे ही फसल कटेगी कुछ पैसे दे दूंगा। हर रोज का यही रोना, मुझे मेरे पैसे चाहिए, तेरी मजबूरी नहीं। हरिनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी माँ है, दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है। सेठ भानु प्रताप हंसा। ये झूठे आंसू बंद कर, 1 महीने का वक्त देता हूँ। अगर पैसा नहीं दिया तो तेरा घर और बची जमीन सब मेरी हो जाएगी। यह सुनते ही हरिनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर जिसमें उसकी बीमार माँ, पत्नी और नन्ही बेटी रहती थी। सर्दियाँ आने वाली थी, अगर घर चला गया तो वे कहाँ जाएंगे? चुपचाप डरे हुए दिल के साथ हरिनाथ घर लौट आया। आंगन में गुड़िया खेल रही थी। पापा आ गए? पापा देखो, मेरे कपड़े कितने गंदे हो गए। इस बार सर्दियों में मेरे लिए नए कपड़े लाना, बहुत अच्छे वाले। हरिनाथ ने आंखों में आंसू छिपाकर बेटी को गले लगा लिया। हाँ बिटिया, जरूर लाऊंगा। सावित्री सब समझ चुकी थी। रात को बीमार माँ ने सब कुछ सुन लिया था। बेटा, मेरी दवाइयों पर खर्च मत कर, घर और जमीन बचा ले। हरिनाथ सिर झुकाकर बैठा रहा। माँ, ऐसी बातें मत करो। लेकिन उसके दिल में डर बैठ चुका था। यहीं से हरिनाथ के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। सर्दी पास आ रही थी, कर्ज सिर पर था और भाग्य अब और भी कठोर होने वाला था।
अगली सुबह धनपुरा गांव में कोहरा पसरा हुआ था। सूरज निकला जरूर था, लेकिन उसकी गर्मी में ताकत नहीं थी। हरिनाथ रात भर सो नहीं पाया था। सेठ भानु प्रताप की बातें उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। 1 महीने में पैसा नहीं दिया तो घर और जमीन मेरी। सुबह सुबह हरिनाथ ने सावित्री से कहा, सुनो सावित्री, फसल तैयार होने में अभी समय है। मैं इतने दिनों में कोई मजदूरी का काम पकड़ लेता हूँ। कुछ पैसे आ जाएंगे तो सेठ का कर्ज भी थोड़ा उतार देंगे और सर्दी के लिए कंबल भी आ जाएगा। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। घर की छत भी टपकने लगी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हरिनाथ ने माँ को दवा दी, गुड़िया के सिर पर हाथ फेरा और काम की तलाश में निकल पड़ा। पूरा गांव छान मारा, कहीं मजदूरी नहीं, कहीं काम पहले से भरा हुआ, कहीं सेठों का वही जवाब, अभी जरूरत नहीं है। शाम ढलने लगी और हरिनाथ की उम्मीद भी। तभी किसी ने कहा, सेठ सुरेश लाल के यहाँ पूछ ले, उसके गोदाम में काम चल रहा है। हरिनाथ सीधे सेठ सुरेश लाल के घर पहुंचा। सेठ जी, अगर कुछ मजदूरी का काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सेठ ने ऊपर से नीचे तक देखा। काम तो है, पर मेहनत बहुत है। सूरज निकले से पहले आना होगा और अंधेरा होने तक काम करना पड़ेगा। सेठ जी, मेहनत से डर नहीं लगता, बस काम मिल जाए। ठीक है, कल से आ जाना। मजदूरी महीने के आखिर में मिलेगी। काम मिल गया था। हरिनाथ के चेहरे पर कई दिनों बाद थोड़ी सी राहत दिखी। अगले दिन से हरिनाथ रोज सेठ सुरेश लाल के गोदाम में मजदूरी करने लगा। भारी बोरे उठाना, अनाज भरना, ठंड में पसीना बहाना। दिन कैसे गुजर जाते पता ही नहीं चलता। रात को थका हारा घर लौटता। आज बहुत थक गए हो। थकान से डर नहीं लगता, बस पैसा वक्त पर मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए, सर्दी बढ़ने लगी। सुबह का कोहरा अब दिन तक टिकने लगा था। माँ धनी देवी अक्सर खांसने लगी। गुड़िया ठंड से सिकुड़कर माँ के पास बैठी रहती। घर में कंबल बस एक ही था, पुराना और फटा हुआ। एक शाम हरिनाथ ने सेठ सुरेश लाल से कहा, सेठ जी, लगभग महीना पूरा होने वाला है। अगर थोड़ी मजदूरी मिल जाए तो घर के लिए राशन और माँ की दवाइयाँ ले आऊं। अरे इतनी जल्दी क्या है, महीना पूरा होने दे, हिसाब एक साथ होगा। सेठ जी, घर में बहुत जरूरत है। कहा ना बाद में, काम कर, बातें कम कर। हरिनाथ चुपचाप लौट आया। उस रात ठंड और ज्यादा बढ़ गई। हवा में सुई जैसी चुभन थी। उसी रात करीब 2 बजे तेज हवा चली, फिर बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये बेमौसम बारिश, छत से पानी टपकने लगा। छत से पानी टपकने लगा। सावित्री उठ बैठी। इतनी ठंड में बारिश, फसल का क्या होगा? यह बारिश 1 दिन नहीं रुकी, 2 दिन नहीं रुकी, 4 दिन तक लगातार बरसती रही। पूरा धनपुरा गांव घर में दुबक गया। सर्दी अब हड्डियों तक उतर आई थी। 5वें दिन बारिश थोड़ी थमी। हरिनाथ और सावित्री खेत की ओर दौड़े। जो देखा वह सहन से बाहर था। पूरा खेत पानी में डूब चुका था। फसल जमीन से चिपककर सड़ चुकी थी। सब बर्बाद हो गया सावित्री, हमारी सारी मेहनत। हे भगवान, अब क्या होगा? घर लौटते समय हरिनाथ के कदम भारी थे। अब न मजदूरी मिली थी, न फसल बची थी और सेठ भानु प्रताप का 1 महीना पूरा हो चुका था। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। चारों लोग खाली पेट सिकुड़कर सोए। ठंड अब दया नहीं दिखा रही थी। अगली सुबह धनपुरा गांव में अजीब सी खामोशी थी। बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन ठंड अब और भी तेज हो गई थी। हरिनाथ सुबह से ही बेचैन था। उसका मन बार बार घर के दरवाजे की ओर देख रहा था और तभी दूर से किसी की कड़क आवाज गूंजी। अरे ओ हरिनाथ, घर में छिपा बैठा है क्या? बाहर आ जल्दी। हरिनाथ समझ गया, जिस डर से वह भाग रहा था वही सामने खड़ा था। सेठ भानु प्रताप 2 आदमियों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। मूंछों पर ताव, आंखों में निर्दयता। तो हो गया इंतजाम या आज भी रोने का ही इरादा है? मालिक, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। फसल पूरी डूब गई। थोड़ा वक्त और दे दीजिए। बहुत वक्त दे दिया, अब मेरी सुन।
आज ही घर और जमीन खाली कर। हरिनाथ सीधे जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। मालिक, इतनी ठंड में मैं अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और बच्ची को कहाँ ले जाऊं? धनी देवी चारपाई से उठने की कोशिश करने लगी। बेटा, भगवान से डर, इतनी बेरहमी मत कर। बुढ़िया की बातें सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। जग्गू, बिलवा, सामान बाहर फेंको। दोनों आदमी घर में घुस गए। चारपाई, बर्तन, अनाज की बोरी, सब कुछ घर से बाहर फेंक दिया गया। गुड़िया डर के मारे माँ से चिपक गई। अम्मा, हमारा घर कहाँ गया? सावित्री अपनी बच्ची को सीने से लगाए खड़ी थी। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। मालिक, थोड़ी दया, बस सर्दी निकल जाए। अब एक शब्द और बोला तो पुलिस बुला लूंगा। और सेठ भानु प्रताप वहाँ से चला गया। पीछे छोड़ गया टूटा हुआ परिवार और बिखरा हुआ सामान। शाम होते होते चारों लोग सड़क किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। ठंड अब जान लेने पर उतारू थी। हरिनाथ ने लकड़ियाँ इकट्ठा की और एक छोटी सी आग जलाई। माँ, आग के पास बैठो, थोड़ी गर्मी मिलेगी। धनी देवी कांप रही थी। उनकी सांसें तेज हो रही थी। बेटा, मुझसे अब ठंड सहन नहीं होती। उस रात चारों ने खुले आसमान के नीचे किसी तरह रात काटी। सुबह होते ही हरिनाथ मदद मांगने गांव गया। हर दरवाजे पर हाथ जोड़े। भाई, बस एक रात की जगह। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। किसी ने नजरें फेर ली। शाम को जब हरिनाथ लौटा, माँ की हालत बहुत बिगड़ गई है। हरिनाथ माँ के पास बैठा। बेटा, मेरी वजह से तू सब कुछ हार गया। धनी देवी की सांसें थम गई। हरिनाथ पत्थर की तरह जम गया। उसने अपनी माँ को ठंड की वजह से खो दिया था। उस दिन हरिनाथ के भीतर कुछ टूट गया, लेकिन एक जिद भी जन्म ले चुकी थी। अब वह अपनी बेटी को इस ठंड और गरीबी में मरने नहीं देगा। सुबह का सूरज उस दिन कुछ ज्यादा ही बेरहम था। जिस ठंड ने धनी देवी की सांसें छीनी थी, उसी ठंड में हरिनाथ को माँ की चिता सजानी पड़ी। गाँव के 2-4 लोग दूर खड़े थे। कोई पास नहीं आया। गरीबी की लाश पर अक्सर भीड़ नहीं जुटती। माँ, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। चिता की आग बुझी, लेकिन हरिनाथ के सीने में एक और आग जल उठी। सावित्री बिल्कुल चुप थी। आंसू भी जैसे खत्म हो गए थे। गुड़िया माँ की गोद में सिकुड़कर बैठी थी। दादी अब वापस नहीं आएंगी? हरिनाथ कुछ नहीं बोल पाया। उसने बस अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उसी दिन हरिनाथ ने एक फैसला किया। अब भीख नहीं मांगेगा, अब किसी से गिड़गिड़ाएगा नहीं। अगली सुबह वह काम की तलाश में फिर निकल पड़ा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, जिद थी। वह ईंट भट्ठे गया, खेतों में गया, सड़क के काम पर गया, जहाँ भी 2 हाथों की जरूरत थी। हरिनाथ खड़ा था। काम बहुत सख्त है, दिन भर उठाना पड़ेगा। जिस्म टूटेगा तो भी चलेगा, पेट भरना जरूरी है। हरिनाथ को दिहाड़ी मिलने लगी। कम थी पर ईमानदार थी। सावित्री भी चुप नहीं बैठी। वह गांव के घरों में बर्तन मांजने, खाना पकाने लगी। जब तक सांस है, हिम्मत नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे गांव के बाहर एक खाली जमीन पर हरिनाथ ने झाड़ फूस की एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी कर ली। वह घर नहीं था पर आसरा था। उधर सेठ सुरेश लाल हरिनाथ को रोज काम करते देख रहा था। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, अजीब सा बोझ था। एक शाम उसने हरिनाथ को बुलाया। हरिनाथ, मुझे माफ कर दे। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर उस दिन मैंने समय पर तेरी मजदूरी दे दी होती तो शायद तेरी माँ आज जिंदा होती। हरिनाथ की आंखें भर आईं। अब क्या फायदा मालिक, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। सेठ ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। ये तेरी पूरी मजदूरी है और थोड़ा ऊपर से भी, इसे रख ले। हरिनाथ ने पैसे लिए पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उस रात झोपड़ी में चूल्हा जला। बहुत दिनों बाद तीनों ने गरम खाना खाया। बाबा, आज ठंड कम लग रही है।
हरिनाथ ने आसमान की ओर देखा। माँ, आज तुम्हारी बहू और पोती भूखी नहीं सोई। संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब रास्ता दिखने लगा था। रात तो कट गई, पर ठंड अभी बाकी थी। झोपड़ी की दीवारों से हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। गुड़िया सुबह उठी तो उसका बदन तप रहा था। अजी, गुड़िया को तेज बुखार है। हरिनाथ ने बेटी के माथे पर हाथ रखा। हे भगवान, अब मेरी बेटी को कुछ मत देना। एक माँ तो छीन ली तूने। दवा के पैसे फिर नहीं थे। हरिनाथ गुड़िया को गोद में उठाकर गांव के वैद्य के पास गया। बुखार ठंड से है, दवा दे देता हूँ, पर आराम जरूरी है। बस दवा दे दीजिए, पैसे मैं मजदूरी से चुका दूंगा। वैद्य ने कुछ देर हरिनाथ एत को देखा, फिर बिना कुछ कहे दवा थमा दी। उस दिन हरिनाथ ने भूखे पेट काम किया। ईंटें उठाई, गारा ढोया, हाथ छिल गए। दर्द तो रोज का साथी है, पर बेटी की सांस सबसे जरूरी है। सावित्री भी काम से लौटते हुए कपड़े के टुकड़े इकट्ठा लाई। उसी रात उन्होंने पुरानी साड़ियों से गुड़िया के लिए एक मोटी ओढ़नी बनाई। माँ, अब मुझे ठंड कम लग रही है। सावित्री फूट फूट कर रो पड़ी। कई दिन बीते। हरिनाथ लगातार काम करता रहा। एक दिन सेठ सुरेशलाल फिर आया। हरिनाथ, तू मेहनती है, मेरे गोदाम में स्थायी काम कर ले। काम इज्जत का हो तो मैं तैयार हूँ। समय बदला। धीरे धीरे गुड़िया ठीक होने लगी। सावित्री के चेहरे पर फिर से रंग आया। कुछ महीनों बाद हरिनाथ ने झोपड़ी की जगह मिट्टी और ईंट से एक छोटा सा कमरा बनवा लिया। उस दिन गुड़िया ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, बाबा, अब हमारा घर उड़ नहीं जाएगा ना? हरिनाथ की आंखें भर आईं। नहीं बेटी, अब कोई तूफान हमें बेघर नहीं कर पाएगा। उस रात हरिनाथ अपनी माँ की याद में चुपचाप बैठा। माँ, तेरी मौत ने मुझे तोड़ दिया था, पर तेरी सीख ने मुझे फिर खड़ा कर दिया। गरीबी गई नहीं थी, पर अब डर नहीं था। ठंड अब भी आती थी, पर अब एक छत थी। ये कहानी अमीर बनने की नहीं थी, ये कहानी थी इंसान बने रहने की। गरीबी इंसान को मार नहीं देती, लेकिन इंसानियत छोड़ देना उसे जिंदा लाश बना देता है।